नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी भावी शिक्षकों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीएड प्रथम वर्ष के पेपर नंबर 4 को। पेपर कैसे आता है, पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, इन सभी बातों की जानकारी इस छोटी सी वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसके साथ साथ जो दीर्घ अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न को लगभग 50 क्वेश्चन का सीरीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन हम कराएंगे, एक के बाद एक वीडियो करके 50 क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय प्रश्न कराएंगे। उसके बाद लघु उत्तरीय 50 करा देंगे। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 10 करा देंगे। इसमें से आप 80 से 18 से 90 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, 80 से 90% लाने के लिए हकदार हो जाएंगे। तो दोस्तों आइए सबसे पहले यहाँ समझ लीजिए कि आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 2 नंबर के मिलेंगे, यानी 2-2 नंबर के आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। ये हो जाता है आपका 20 नंबर। उसके बाद से लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके मिलेंगे वो 5 क्वेश्चन मिलेंगे और एक क्वेश्चन 8 नंबर का होगा। तो ये हो जाता है आपका 40 नंबर। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न केवल आपको 2 प्रश्न करने हैं और एक प्रश्न 15 नंबर का होगा। ये हो जाते हैं कुल 30 नंबर, यानी कुल मिला जुला करके आपको 90 नंबर थ्योरी से मिलते हैं और 10 नंबर जो ये है वो स्कूल देगा इंटरनल एग्जाम। ठीक है, वो इंटरनल जो ये नंबर होगा, ये 10 नंबर इंटरनल होगा, यानी स्कूल के हाथ में होगा। तो दोस्तों स्कूल वाला जो नंबर होता है, लगभग सबको, जो भी विद्यालय इंस्टीट्यूट होता है, जो भी संस्था होता है, वो आपको ज्यादा से ज्यादा ही देता है। तो इसको आप छोड़िए, 10 नंबर को छोड़िए और 90 नंबर जो है इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों कैसे पेपर लिखना है आपको, जैसे जो भी पेपर आता है तो पेपर को पहले ध्यान से पढ़िए और एक चीज कसम खा लीजिए, कसम ये खाइए कि हमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये लिखित सब्जेक्ट है। क्योंकि ये लिखित सब्जेक्ट है। आप बीएड में हैं और मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन आपको पूछ देता है परीक्षण क्या है, और आप अगर नहीं जानते हैं तो पहले तो परीक्षण को समझिए कि परीक्षण होता क्या है, परीक्षा क्या होता है। तो परीक्षण क्या होता है, परीक्षा क्या होता है, इससे संबंधित 2-4 लाइन तो आप लिख ही सकते हैं। 2 नंबर का है, कुछ भी लिखिएगा तो 1 नंबर तो जरूर मिल जाएगा। लेकिन अगर प्रश्न छोड़ देते हैं तब आपको क्या मिलेगा, तब आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आइए आज यहाँ पर हम इस चैनल के माध्यम से आपको बीएड प्रथम वर्ष के जो सिलेबस है, चारों पेपर की तैयारी शुरू करते हैं। तो इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न 50 क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, अति लघु उत्तरीय के 50 प्रश्न देखेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न तैयार करने से आपका लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी तैयार होंगे। कैसे होंगे, जहां आता है वहां हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम पेपर शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मान लीजिए कि हमारा आ जाता है परीक्षण क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझते हुए चलिएगा, क्योंकि ये पेपर आपका आकलन, परीक्षण एवं मूल्यांकन से संबंधित है। पेपर नंबर 4 आपको टफ भी लग रहा होगा, लेकिन इस चैनल पर ये वीडियो देखने के बाद, इस चैनल के साथ जो सीरीज हम तैयारी करा रहे हैं, ये सभी सीरीज तैयारी आप कर लीजिएगा। केवल ये वीडियो आप देख लीजिएगा तो फिर आपको ये सबसे आसान लगने लगेगा। तो परीक्षण क्या है, सबसे पहले आपको सोचना है कि परीक्षण होता क्या है। शब्द को केवल समझिए, परीक्षण यानी परीक्षा। परीक्षा क्या होता है भाई, तो आप लोग खुद बीएड का परीक्षा देने जाइएगा तो परीक्षा क्या होता है, अपने से खुद खुद सोचिए इसको। परीक्षा क्या होता है, परीक्षा आपके अंदर एबिलिटी, यानी आपके अंदर कितना शक्ति है, कितना आपने पढ़ा हुआ है, साल भर में आपने या 6 महीने में आपने कितना पढ़ा, उसका पता कैसे चलेगा। अगर हम परीक्षा लेंगे तभी तो पता चलेगा, या क्लास में पूछेंगे तब पता चलेगा। मान लीजिए आपको पढ़ा रहे हैं, उसका कोई क्वेश्चन आया तो उसको पूछेंगे कि जैसे भारत की राजधानी क्या कहाँ है, मान लीजिए कि क्वेश्चन अगर राज्य राजधानी चल रहा है, या कुछ मान लीजिए कि प्यासा कौआ, कोई भी कहानी उस तरीके से चल रहा है बीच में, या तो हम पूछेंगे तब पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी शक्ति है, और नहीं तो परीक्षा लेंगे तो वही परीक्षा होता है। ठीक है, तो व्यक्तिगत परीक्षण,
परीक्षा में ये भी होता है कि मान लीजिए कि 10 बच्चे एक साथ परीक्षा देते हैं, उसी में कोई ज़्यादा नंबर लाता है, कोई कम नंबर लाता है। तो क्यों एक एक बच्चा ज़्यादा नंबर ला देता है, एक बच्चा कम नंबर लाता है? बताइएगा ये चीज़। एक बच्चे इसमें व्यक्तिगत भिन्नता भी पाई जाती है। किसी बच्चे का दिमाग बहुत तेज होता है, किसी बच्चे का दिमाग कम होता है, किसी बच्चे का दिमाग एकदम बिल्कुल निम्न गति का होता है। ठीक है, तो परीक्षण हम क्यों करते हैं? परीक्षण करने से हमें जो तीव्र बुद्धि वाले बच्चे होते हैं उनको अलग कर सकते हैं, जो मध्यम गति के होते हैं उनको अलग कर सकते हैं, अगर मान लीजिए कि सबसे निम्न है उनको अलग कर दें। तो परीक्षण से हमें पढ़ाने के लिए सहूलियत हो जाएगी। यहाँ पर देखिए आपको हम बड़ा क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं, ठीक है? परीक्षण क्या है? ठीक है, तो परीक्षण से हमें क्या-क्या हो सकता है? पढ़ाने के लिए शिक्षक को मदद दे सकता है, ठीक है? अब आइए थोड़ा-सा देख लेते हैं। पेपर आपको कैसे लिखना है? आपका पेपर जो होगा उसमें पेपर में पहला खंड अ का लिखा होगा परीक्षण क्या है, ठीक है? तो परीक्षण क्या है? अब आइए नीचे हम लोग देखते हैं, थोड़ा-सा इसका परिभाषा भी देखते हैं, ठीक है? देखिए, यहाँ पर आप लोग बीच में, ठीक है, सुंदर ब्लैक पेन से, और पेन आप वो चलाइएगा जो कि आप पेन रन अप में, यानी अभी से आप बल्कि पेन से लिखते जाइए, 2 पेज, 4 पेज, 5 पेज लिख करके उस पेन को रखिए आप, ठीक है? ये नहीं कि आप पेपर जिस दिन देने जाएँ, उस दिन नया पेन लेकर के जाएँ, तो ये बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि नया पेन लेकर के जाइएगा तो 2-4 पेज आपका खराब हो जाएगा, तब तक जब तक आप बनाइएगा तब तक आपका राइटिंग पूरा गोबर हो जाएगा। इससे हम ये आपको सलाह देंगे कि जब भी पेपर देने जाएँ, तो आप पुरानी पेन लेकर के जाएँ जिससे आप लिखते हैं, ठीक है? तो आइए यहाँ पर सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखिएगा खंड अ, ठीक है? यहाँ पर हम नहीं लिखे हैं, लेकिन आप पहले यहाँ दीजिएगा खंड, ठीक है? खंड अ, प्रश्नोत्तर संख्या पहला, ठीक है? प्रश्नोत्तर संख्या पहला, खंड अ इधर भी दे सकते हैं, ठीक है? पहले आप बीच में लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या पहला, उसके बाद से यहाँ क्या पूछा है, परीक्षण क्या है? तो सबसे पहले परीक्षण लिखिए कि परीक्षण होता क्या है, ठीक है? तो परीक्षण का अर्थ भी लिख सकते हैं, परीक्षण भी लिख सकते हैं, ठीक है? परीक्षण, ठीक है? तो परीक्षण, परीक्षण जाँच की वह प्रक्रिया है, यहाँ पर समझिएगा, परीक्षण जाँच की वह प्रक्रिया है। आप अपने क्लास में देखते हुए करिए, आप अपने को देखिए कि परीक्षण, हम परीक्षा देते हैं तो क्या होता है? जब हम परीक्षा जो देते हैं, वो जाँच की वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा शिक्षक तथा शिक्षा अधिकारी प्रत्येक बालक की शैक्षिक, शारीरिक तथा मानसिक गुणात्मक योग्यता का पता लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 चीज़ देखिए, जैसे शिक्षक हुए जो पढ़ाते हैं आपको, या शिक्षा अधिकारी हुए, ये क्या करते हैं जब आपका परीक्षा लेते हैं तो उससे क्या पता चलता है? शैक्षिक, आपके अंदर कितना शैक्षिक है, शारीरिक तथा मानसिक गुणात्मक योग्यता का पता लगाते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए एक परिभाषा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? परिभाषा आप याद करिएगा, ये इसलिए कि ये याद करने वाली बात होती है, ये समझने वाली बात नहीं होती है। तो परीक्षण उस सुव्यवस्थित पद्धति को कहते हैं जिसे 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार के तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर समझेंगे आप तो समझ सकते हैं। जैसे परीक्षा, ठीक है, क्रोमबैक के अनुसार, क्रोमबैक क्या कहते हैं कि परीक्षा, जो परीक्षण होती है, ये एक ऐसी सुव्यवस्थित पद्धति है जिसमें कि मान लीजिए कि 10 बच्चे या 20 बच्चे होते हैं, उनके व्यवहार में, जैसे मान लीजिए कि 10 बच्चे हैं तो उनका व्यवहार है, शिक्षा है, उसका तुलनात्मक, जैसे ये बच्चा तो ज़्यादा तेज है, होता है ना कि प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, चतुर्थ, यानी टॉप 10 में कितने बच्चे आए, तो 10 बच्चे टॉप 10 में आते हैं, तो उसमें प्रथम स्थान किसका आता है? ये तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? क्रोमबैक के अनुसार क्या होता है? तुलनात्मक, जैसे 10 बच्चों के बीच या अलग-अलग व्यक्तियों के बीच, याद कर लीजिए, अलग-अलग व्यक्तियों के बीच, ठीक है, व्यवहारों के तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तुलनात्मक का मतलब कैसे हम पता लगाते हैं इससे। अब आ जाइए, ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन आपका पेपर में आएगा, ये आप लोग पेपर तैयार करते जाइए। पहला हम पढ़ा दिए परीक्षण क्या है, ठीक है? परीक्षण के बारे में हम लोग समझ लिए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, 5 नंबर और 8 नंबर में भी आ सकता है। इसको आप बढ़ा सकते हैं, केवल समझ लीजिए। तो चर क्या है, या चर को परिभाषित कीजिए। तो चर क्या है? चर, आइए चर को हम लोग देख लेते हैं। तो जब मान लीजिए पेपर में आया है चर क्या है, चर को परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि चर क्या है, तो चर का अर्थ दे देंगे और उसमें चर की परिभाषा दे देंगे, ठीक है? तो आइए, चर का अर्थ, कोई भी चीज जिसका मान बदले उसे चर कहा जा सकता है। यानी कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है, अगर वो वस्तु का मान बदलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं?
चर बोलते हैं। चर का सरल शब्दों में अर्थ होता है कोई ऐसी चीज जिसमें किसी एक या अन्य कारण से बदलाव आता रहता है, चर कहलाता है। ठीक है, अब देखिए चर की परिभाषा देख लेते हैं हम लोग। चर की परिभाषा, ठीक है, चर की परिभाषा से हम लोग समझते हैं क्या चीज होता है। तो डी अमोल, ठीक है, डी अमाटो के शब्दों में, ठीक है, डी अमाटो के शब्दों में, डी अमाटो क्या बोलते हैं, वस्तुओं, घटनाओं या व्यक्तियों के मापन योग्य किसी भी गुण को चर कहा जा सकता है। ठीक है, वस्तु, मान लीजिए कोई वस्तु हो गया, जैसे कोई वस्तु हो गया, या मान लीजिए कि आलू हो गया, सेब, संतरा, अंगूर, कोई फल हो गया, तो वो वस्तु हो गया। कोई घटना हो गया, जैसे मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, या किसी का कोई अच्छा काम हो जाता है, या कोई घटना घटित हो जाती है, या व्यक्तियों के मापन योग्य किसी भी गुण को, यानी व्यक्ति लंबा है, छोटा है, मोटा है, गोरा है, ठीक है, उस व्यक्तियों के मापन योग्य किसी भी गुण को चर कहा जाता है। ठीक है, ये कौन बोलते हैं, डी अमाटो के शब्दों में। नेक्स्ट देख लीजिए कर्लिंग। कर्लिंग के अनुसार क्या चीज है, अब कर्लिंग महोदय क्या बोलते हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। तो कर्लिंग के अनुसार एक चर एक चिन्ह सिंबल है। ठीक है, कर क्या है, चर क्या है, चर एक सिंबल है जिसमें अंक अथवा मूल्य अंकित किया जा सके। चर संख्यात्मक भी हो सकता है और गुणात्मक हो सकता है। चर कितने प्रकार के हो सकते हैं, देखिए ये आगे हम नेक्स्ट वीडियो इसी में अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर केवल ये आप लोग देख लीजिए, परिभाषा को देख लीजिए। कार्लिंग के अनुसार, कार्लिंग क्या बोलते हैं, एक चर एक चिन्ह सिंबल है, यानी जो चर है वो क्या है, एक सिंबल है, एक चिन्ह है, एक पहचान है जिससे अंक अथवा मूल्य अंकित किया जा सके। चर संख्यात्मक भी हो सकता है और गुणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग अब समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर। ठीक है, तीसरा नंबर क्या है, मापन का अर्थ एवं परिभाषा को स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे मापन। ठीक है, मापन क्या होता है, ये बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको आप लोग लिखिएगा, लिखिएगा क्या, इसको आप समझ लीजिए, इसके बाद आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं होगी। आप यहाँ थोड़ा सा केवल अपना ध्यान एकत्रित करके, अपना ध्यान इधर उधर न करें और इस वीडियो को ध्यान से देखें। दोस्तों एकदम बिल्कुल मैं चैलेंज कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपको पेपर में फंसना ही फंसना है। तो आइए देखिए, मापन का अर्थ, प्रश्नोत्तर संख्या 3 लिखिएगा, उसके बाद सबसे पहले लिखिएगा मापन का अर्थ। ठीक है, तो मापन का अर्थ क्या होता है, मापन, मापन से आप क्या समझते हैं, मापन का मतलब क्या है, नाप, मापन, कैसे मापते हैं। ठीक है, किसी पेन को पेन है कितना लंबा है कितना चौड़ा है, दूध है कितना लीटर है, रोड है कितना लंबा चौड़ा है, ये सब क्या है, मापन के अंतर्गत ही पता चलता है। ठीक है, तो आइए देखिए, सामान्यतः किसी वस्तु के भार, लंबाई अथवा आयतन को निश्चित इकाई में मापने और प्रकट करने की क्रिया को मापन कहते हैं। दोस्तों बिल्कुल आसान भाषा में मैं समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूं। मैं विश्वास दिलाता हूं, या विश्वास अपने आप को भी करता हूं कि आपको निश्चित रूप से ये आज समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो, अगर ये आपको समझ में आता है, ठीक है, अगर आपको ये वीडियो, ये क्वेश्चन अगर समझ में आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं तो आपसे कोई मेहनताना नहीं मांग रहे हैं, कोई अपना, केवल आपका हमें सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट कैसे चाहिए, तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों के पास, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दें। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो आइए देखिए, मापन, मापन हम लोग समझ लिए क्या है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति है, व्यक्ति का आकार कैसा है, गोरा है, काला है, लंबा है, चौड़ा है, मोटा है, पतला है, कोई वजह, मान लीजिए कि आयतन। अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे हम लोग पर देखते हैं, जैसे उसके बाद पहचान में आ जाएगा। जैसे मनुष्य के भार को किलोग्राम में, मनुष्य कितने किलो का है, जैसे आप लोग कितने किलो के हैं, 60 कोई होगा, कोई 65 होगा, कोई 40 होगा, कोई 45 होगा। ठीक है, तो आप लोग मान लीजिए कि आपका जो किलोग्राम में, आपका वजन कैसे होगा, तो किलोग्राम में, लीटर में तो आपका वजन नहीं ना होगा कि कितने लीटर के आप हैं लीटर में तो नहीं हो सकता है आप लोगों का वजन। देखिए किलोग्राम, यानी मनुष्य का वजन जो देखना है वो किलोग्राम में मापते हैं। रोड की लंबाई अगर देखना है तो ये मीटर में देखेंगे कि कितने मीटर चौड़ी रोड है, कितने मीटर लंबा रोड है। ठीक है, उसके बाद दूध के आयतन को लीटर में, अगर दूध है, तेल है, तो इसको हम लोग आयतन के रूप में या लीटर में
मापते हैं, यानी मापन करते हैं। ठीक है, तो ये मापन हम लोग देख रहे हैं। दोस्तों हम पूर्ण विश्वास रखते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यहाँ पर मापन के अंतर्गत चर भी आते हैं। ठीक है, मापन के अंतर्गत ही चर आते हैं। तो चर दो प्रकार के होते हैं, पहला गुणात्मक चर, दूसरा मात्रात्मक चर। तो गुणात्मक चर क्या होता है, मात्रात्मक चर क्या होता है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं। ठीक है, इसी में हम लोग पहले देख लेते हैं मापन की परिभाषा। ठीक है, मापन की परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद मात्रात्मक चर और गुणात्मक चर को समझेंगे। ठीक है, तो मापन की परिभाषा रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन, ठीक है, रॉबर्ट्स लुईस स्टीवेंसन क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पर आप लोग याद कर लीजिएगा। मापन निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए कि मापन निश्चित नियमों के अनुसार, ठीक है, एक निश्चित नियम के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यहाँ पर आप लोग ये समझ लीजिए कि मान लीजिए कि कोई वस्तु है, मान लीजिए पेट्रोल। यहाँ पर हम लोग वस्तुओं को अगर देख लेते हैं तो हम मान ले रहे हैं पेट्रोल। पेट्रोल को बोल दिया गया अंक प्रदान किया जाता है। जैसे पेट्रोल, मान लीजिए कि आप पेट्रोल भराने जाते हैं टंकी पर, तो आपको ये 100 रुपया आपने दिया, 100 रुपया आपने दिया, तो आपको ये 1 लीटर देता है। ठीक है, 1 लीटर दिया। एक व्यक्ति कोई जाता है 100 रुपया ही देता है, तो उसकी टंकी फुल कर देता है, यानी 15 लीटर दे देता है। तो ये चीज नहीं, वो मापन ये बोलता है कि एक वस्तु का एक निश्चित, देखिए मापन निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो वस्तु का मतलब हो गया पेट्रोल और अंक का मतलब हो गया 100 रुपया, यानी 100 रुपया में आपको 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा, चाहे वो आप जाइए या दूसरा कोई जाए या तीसरा कोई जाए। तो ये मापन के अंतर्गत ये होता है कि मापन निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। ठीक है, सबको एक रेट मिलेगा, न कि किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को उससे ज्यादा। ठीक है, तो ये था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर समझिएगा, क्वेश्चन ये भी एकदम बार बार पूछने वाला क्वेश्चन है। मापन के चर व प्रकार को बताइए। ठीक है, जो मापन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, मापन के अंतर्गत चर व प्रकार, मापन के चर कितने प्रकार के होते हैं, तो आइए मापन के चर, यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या 4। ठीक है, मापन के चर, तो मापन के चर क्या होता है, मापन के दो चर होते हैं, पहला गुणात्मक चर हो गया और दूसरा मात्रात्मक चर हो गया। देखिए गुणात्मक चर क्या कहलाता है, समझिएगा थोड़ा सा। वस्तुओं अथवा प्राणियों के कुछ ऐसे गुण जिन्हें देखा समझा जा सकता है, उन्हें निश्चित इकाई अंकों में मापा नहीं जा सकता है। जैसे यहाँ पर, जैसे आप लोग देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये बोल रहा है कि वस्तुओं अथवा प्राणियों के कुछ ऐसे गुण जिन्हें देखा जा सकता है, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसको निश्चित इकाई अंकों में नापा नहीं या मापा नहीं जा सकता है। जैसे यहाँ देखिए, आप लोग समझ जाइएगा तुरंत। मनुष्यों का रंग, रूप, जाति, धर्म व लिंग, मान लीजिए कि मनुष्य का रंग कितना है, उसको नाप करके हम बता सकते हैं कि इतना लेवल पर ये है इसका रंग, नहीं, केवल हम समझ सकते हैं कि वो गोरा है, काला है, सांवला है, गेहुआ रंग है, या जो भी रंग है अपना, उसको केवल देख। उसका रूप भी, चेहरा गोल है, गोल मटोल है, सुंदर है, आंख सुंदर है, केवल क्या कर सकते हैं हम लोग, देख सकते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद जाति, धर्म व लिंग, ये सभी क्या है, गुण, ये जो सभी गुण है ये गुणात्मक चर के अंतर्गत आते हैं। सभी पाठ्य विषय वस्तु, यानी जो हम लोग पढ़ते हैं ना, आप लोगों का बीएड का जो भी पाठ्य वस्तु है, कला, वाणिज्य, विज्ञान आदि, ये सब गुणात्मक चर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यानी गुणात्मक चर वो चीज है जिसको हम देखते हैं, ठीक है, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन उसकी इकाई या अंक को नहीं माप सकते हैं। ठीक है, वो क्या हो गया, गुणात्मक चर हो गया। अब देख लीजिए मात्रात्मक चर। ठीक है, मात्रात्मक चर क्या होता है भाई, मात्रात्मक चर के अंतर्गत वस्तुओं अथवा प्राणियों के कुछ ऐसे गुण जिन्हें निश्चित मात्रा में मापा जा सकता है। ठीक है, वही वही वस्तु, कोई वस्तु है, मान लीजिए कि फल हो गया, आम, सेब, संतरा, केला, अंगूर हो गया, या कोई भी धान, गेहूं, चावल हो गया, कोई भी वस्तु हो गया, पेन हो गया, अथवा प्राणियों के कुछ ऐसे गुण, जैसे मान लीजिए कि आपका कौन ऐसा गुण है जिसको कि हम लोग नाप सकते हैं, माप सकते हैं। कोई इंसान को, इंसान का क्या हम नाप सकते हैं, आपका हम क्या नाप सकते हैं, आपकी लंबाई हम नाप सकते हैं। ठीक है, माप सकते हैं। आपका वजन पता लगाया जा सकता है कि आप 50 किलो के हैं, 45 किलो के हैं।
ठीक है। आपका आपका एक मान लीजिए कि तो ये यहाँ पर है यही चीज़ कि वस्तुओं अथवा प्राणियों के कुछ ऐसे गुण जिन्हें निश्चित मात्रा में मापा जा सकता है। जैसे मनुष्यों की लंबाई, मनुष्य की लंबाई नाप सकते हैं कि 4 फीट 5 इंच की है, या मान लीजिए कि जो भी है 5 फीट 2 इंची लंबाई हम नाप लेंगे। उसका भार 50 किलो है, 54 किलो है, 52 किलो है। मात्रा चर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग मात्रात्मक चर के प्रकार। ठीक है। मात्रात्मक चर जैसे अभी मान लें गुणात्मक चर देखे, मात्रात्मक चर देखे। तो मात्रात्मक चर में हम लोग देखे कि हम लोग मात्रात्मक चर को नाप सकते हैं, लंबाई भार वजन नाप सकते हैं। तो मात्रात्मक चर के भी प्रकार है। मात्रात्मक चर के दो प्रकार है, पहला सतत चर और दूसरा असतत चर। आपको ये भी पूछ सकता है सतत चर, एक क्वेश्चन 2 नंबर वाला में सतत चर और असतत असतत चर क्या होता है, निरंतर चर या खंडित चर। तो यहाँ पर आप लोग इसको भी समझ लीजिए कि क्या होता है सतत चर और असतत चर। तो सतत चर को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएबल। ठीक है। यह निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। इसमें कई वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल नहीं छोड़ी जाती है। यानी कहने का मतलब इसको आप लोग ऐसे समझिए, सतत चर में जो इकाई, जैसे ये स्केल आप लोग देखे होंगे, इसमें 1 होता है, उसके 1 के बाद इसमें पॉइंट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद फिर से 2 होता है, उसके फिर से। तो इसमें जो सतत चर है, सतत चर में ये जो अंक होते हैं, जो इसमें 1 2 3 दिया है, जैसे मान लीजिए 1 फीट 2 इंची या 2 सेंटीमीटर, ये सब क्या होता है, ये सतत चर में लिया जाता है। वही असतत चर में, जो असतत चर है, इसमें नहीं लिया जाता, उसमें 1 2 3 4 केवल लिया जाएगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इसमें जो सतत चर है, इसमें आप के बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर नापते हैं। तो टेम्परेचर जब मापते हैं तो जनरल हम लोग देखते हैं कि जो व्यक्ति होते हैं सामान्य, उनका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर इससे बढ़ 98.6, इसमें 0.6 जो लगा है, यही सतत चर के अंतर्गत। अगर ये असतत चर होता है तो 98 होता है। ठीक है। अब हाइट भी मापते हैं, किसी व्यक्ति का हाइट मापते हैं तो क्या बोलते हैं, 5 फीट 2 इंच की लड़की है ये। ठीक है। या 4 फीट 8 इंची की लड़की है। वेट क्या है, 45 किलो 200 ग्राम है, 20 किलो 100 ग्राम है। तो ये क्या होता है, ये सतत चर में होता है। वही असतत असतत चर में देखेंगे तो इसमें केवल इसमें वैल्यू पूर्णांक होती है। जैसे 1 2 3 4, जैसे 20 फीट 98 फ़ारेनहाइट, हाइट है 40 किलो 45 किलो। तो इसमें इस तरीके का होता है। एक पुस्तक में जैसे मान लीजिए, यहाँ पर ये नहीं देखिएगा कि ये किलो और वेट से मतलब यहाँ पर नहीं है। ठीक है। असतत चर में क्या होता है, एक पुस्तक में मुद्रण गलतियों की संख्या, जैसे मान लीजिए कि कोई बुक है, कोई किताब है, वो छपी हुई है, तो उसमें अगर गलती हम लोग देखते हैं तो क्या कहेंगे, 1 गलती है, 2 गलती है, 3 गलती है, 4 गलती है। ठीक है। तो ये 4 गलतियां जो हमने देखा, इसमें ये नहीं ना लिखेंगे कि 1.4.3 गलती है। ठीक है। ऐसा तो हम लोग करेंगे नहीं। तो ऐसा जो जिसमें नहीं करेंगे उसको क्या बोलते हैं, असतत चर बोलते हैं। और जिसमें ये कर दे सकते हैं कि 4.3 गलत है, तो उसको हम लोग सतत चर बोलते हैं। दोस्तों, हम ये पूर्ण विश्वास अपने आप को रखते हैं कि आपको ये सतत और असतत चर पता चल गया होगा। ठीक है। नहीं पता चल रहा है तो यहाँ पर एक उदाहरण और देखिए, किसी व्यक्ति के भाई बहनों की संख्या। अगर मान लीजिए कि आप 3 भाई हैं और 2 बहन हैं। ठीक है। आप अगर 3 भाई हैं और 2 बहन हैं, तो आपको क्या बोला जाएगा कि ये 3.2 भाई हैं और 2.1 बहन है। ऐसा तो नहीं ना बोलेंगे। अगर लड़का भी है तो बोलेंगे कि 2 लड़का है 1 लड़की है। ये तो बोलेंगे नहीं कि 2.1 लड़का है या 2.3 लड़की है। तो यहाँ क्या हो गया, असतत चर हो गया। कक्षा में दिए गए नंबरों की संख्या, जैसे कमरा कोई दिया गया है, जैसे 10 कमरे हैं विद्यालय में, तो 10 कमरे हैं तो उसमें क्या दिया होगा, 10 कमरे हैं तो ये कहा जाएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कमरे हैं। न कि उसमें ये बोला जाएगा कि 10.8 कमरे हैं, ऐसा नहीं बोला जाएगा। तो जिसमें 10.8 या इस तरीके का न बोला जाए, या पॉइंट जैसे मान लीजिए कि हाइट है 4 फीट 2 इंची, वेट है 10 किलो 200 ग्राम, इस तरीके का जो जिसमें नहीं प्रयोग हो, पूर्णांक वैल्यू का प्रयोग न हो, वो असतत प्रक्रिया है। सतत में क्या होता है कि इसमें
कोई भी वेरिएबल नहीं छोड़ी जाती है, ठीक है। पॉइंट में भी इसको हम लोग लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, मापन, ठीक है। अभी मापन से ही हमने छोटा छोटा क्वेश्चन करके आपको दिए, लेकिन ये 8 नंबर वाला भी लघु उत्तरीय भी हो सकता है, दीर्घ उत्तरीय भी हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए, मापन के स्तर को समझाइए, ठीक है। मापन का स्तर क्या होता है? मापन का स्तर, प्रश्नोत्तर संख्या 5, खंड अ, मापन के स्तर, ठीक है। मापन के 4 स्तर होते हैं। पहला नामित मापन, दूसरा क्रमिक मापन, तीसरा अंतराल मापन और चौथा अनुपातिक मापन। इस क्वेश्चन को आप लोग समझिएगा। पहला है नामित मापन। नामित मापन जो होता है, इसमें हमें बहुत कम से कम जानकारी मिलती है, ठीक है। नामित जो मापन होता है, इसमें हमें बहुत कम से कम जानकारी मिलती है। तो इसमें क्या होता है, इसको समझने के लिए हम आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके गांव का, ठीक है, आपके गांव की जनगणना होती है। तो आपके गांव की अगर जनगणना होती है, तो उसमें यह पता क्यों चलता है कि इतने गरीब हैं और इतने धनी हैं, ठीक है। लेकिन इसमें और कुछ नहीं पता चलेगा कि जैसे मान लीजिए कि गरीब हैं, तो किस जाति के लोग ज्यादा गरीब हैं, किस जाति के कम गरीब हैं, किस जाति के लोग ज्यादा धनी हैं, किस जाति के लोग कम धनी हैं, ठीक है। ये सब पूर्ण रूप से हमें जानकारी नहीं मिलेगी। क्या होगा, तो केवल हमें ये पता चल जाएगा कि फला इतने लोग गरीब हैं और इतने लोग धनी हैं, ठीक है। नामित मापन में ये सब होता है। अब देखिए क्रमिक, जो क्रमिक मापन है, ठीक है। क्रमिक मापन में क्या होता है कि जैसे हमें नाम पता चल जाता है, नाम भी पता चल जाता है और क्रम भी पता चल जाता है। क्या चीज? नाम भी पता चलता है और क्रम भी। जैसे इसको समझने के लिए हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि भारत, जो हमारा भारत देश है, ठीक है, भारत देश है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और इस समय वर्तमान में कौन है? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। वर्तमान में कौन है? इस समय कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक है। श्री नरेंद्र दास, ठीक है, मोदी, ठीक है। इस समय मोदी हैं। तो अगर आपसे इसमें क्रमिक का मतलब ये हो गया कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, दूसरे प्रधानमंत्री, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, इस तरीके से एक क्रम के अनुसार। जैसे आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप तुरंत बताइएगा कि भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। और वर्तमान में कौन है? तो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। अब नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रथम स्थान पर तो चले नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक क्रमिक मापन हो गया, ठीक है। क्या हो गया? ये क्रमिक मापन, जिसमें कि हमें नाम भी पता चल रहा है और उनका स्थान भी पता चल रहा है, ठीक है। क्रम भी पता चल रहा है कि चौथे क्रम पर ये थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अंतराल मापन, ठीक है। अंतराल मापन को समझने के लिए, ये अंतराल यानी जैसे 10 साल के अंतर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर भारत की जनगणना कब हुई थी? 2011 में भारत की जनगणना हुई थी। अब जनगणना में कितने लोग थे भारत के, ठीक है, सभी दृष्टि के आलोक में, उस समय हमें कब पता चला था? 2011 में। अब फिर से 2012 में कितना हुआ, 2013 में कितना हुआ, 2014 में, ये सब नहीं पता चलेगा, क्योंकि फिर से जनगणना जो होगा वो 2011 के बाद 10 साल बाद होता है जनगणना। तो 10 साल बाद हमें पता चल पाएगा कि भारत में कितने लोग हैं, ठीक है। तो ये एक अंतराल के बाद जो मापन होता है वो क्या होता है? अंतराल मापन हो गया। अब नेक्स्ट देख लीजिए, अनुपातिक मापन। अनुपात से आप क्या समझते हैं? अनुपात, जैसे मान लीजिए कि 3 संबंधे 0 या 3 संबंधे 2, इस तरीके को, इसको समझने के लिए अनुपातिक मापन का मतलब, जैसे भारत और पाकिस्तान या हिंदुस्तान और इंग्लैंड, किसी भी देश से अगर मैच हो रहा है, मान ले रहे हैं भारत पाकिस्तान ही मान ले रहे हैं, ठीक है। भारत और पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है। भारत और पाकिस्तान में जैसे 3 दिवसीय मैच हो रहा है, 3 मैच का आयोजन किया गया, 3 वनडे यानी 1 दिवसीय 3 मैच का आयोजन किया गया। भारत ने 3 मैच जीत लिया, तो पाकिस्तान ने कितना मैच जीता?
अगर भारत ने 3 मैच जीत लिया तो पाकिस्तान ने कितना, 3 मैच होने थे, 3 मैच में भारत ने तीनों मैच जीत लिया तो पाकिस्तान ने 0 मैच जीता। ठीक है, तो ये इसको कहा जाएगा कि 3 संबंधे 0। ठीक है, भारत ने 3 संबंधे 0 से मैच को जीत लिया, यानी भारत ने 3 संबंधे 3 अनुपाते 0 के अनुपात में अपना मैच को जीत लिया। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप अगर बीएड कर रहे हैं और पेपर ये देखे हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी आज हम लोग 5 क्वेश्चन केवल देखे हैं, अभी आपको हम 45 इस लघु उत्तरीय प्रश्न कराएंगे। ठीक है, आपको 45 लघु उत्तरीय प्रश्न देंगे जिसमें से कि आपको चौथा पेपर नंबर 4 बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। और परीक्षा से पहले, ठीक है, परीक्षा से पहले हम आपको एक जड़ी बूटी देंगे। ठीक है, जड़ी बूटी वो ऐसा भी होगा कि आप कम भी पढ़े हैं तो आप 80 प्लस ही लाएंगे। अब कैसे लाएंगे, प्लीज आप चैनल पर बने रहिएगा। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो ये जड़ी बूटी के लिए कि आप बिना पढ़े लिखे 80% कैसे लाइएगा, ये चीज आपको पेपर जब शुरू होता है तो हम बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस जड़ी बूटी के लिए, क्योंकि इसके माध्यम से आप 80% जरूर ला सकते हैं, ये मेरा चैलेंज होगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।